लीजिए अब हम पढ़ते हैं कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ जो है, कोलराउस लॉ इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसे अच्छे से समझने से पहले हमको कुछ टर्म्स को जान लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद में लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कोलराउस लॉ। और वो टर्म्स कौन कौन सी है देखिए, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को भी समझें उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंडक्टर क्या होते हैं। देखो, कंडक्टर वो सभी सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है ना, यानी जिनमें करंट आता हो। जैसे मान लीजिए ये लकड़ी है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो ये इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है। और ये कोई मेटल रोड है, ये मेटल रोड है तो इसमें करंट कंडक्ट हो सकता है, इसलिए ये भी कंडक्टर है, ठीक है। तो एक होता है सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। मान लीजिए किसी सॉल्ट का ये एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें भी करंट फ्लो हो सकता है, तो ये भी कंडक्टर है। तो कंडक्टर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। इस बेस पे जो है कंडक्टर दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। इसको आयोनिक कंडक्टर भी कहते हैं, आयोनिक कंडक्टर, है ना। तो एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, दूसरा आयनिक कंडक्टर। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर तो क्या होता है, ठीक है। ये ऐसे कंडक्टर होते हैं बेटा जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जैसे मेटल रोड है, कोई सा भी वायर है, मेटल वायर ले लो, मेटल रोड हो ले लो, कोई सा भी मेटल ले लो, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं, ठीक है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इनकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो इस तरह के जो कंडक्टर होते हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगी सभी मेटल्स इसका एग्जाम्पल्स, ठीक है। दूसरी तरह के जो कंडक्टर होते हैं वो आयनिक कंडक्टर होते हैं। आयनिक कंडक्टर में जैसे मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है, ये अभी इसमें सोडियम और क्लोराइड दो आयन है, लेकिन दोनों आयन बाउंडेड है, आपस में बंधे हुए हैं, फ्री स्टेट में नहीं है। फ्री स्टेट में नहीं है इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करके हम इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, ये वाटर लिया मैंने इसमें और इसमें NaCl को मैंने डिसॉल्व किया, तो ये Na+ अलग हो गया और ये Cl- अलग हो गया, ये मूव करेंगे। तो ये आयन जब मूव करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेंगे ये, तो इनको बोलते हैं आयोनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी कह सकते हैं इनको। इसका एग्जांपल है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट्स। तो इसके ये एग्जांपल, तो इस तरह से हमने ये अभी इसमें देखा कि कंडक्टर क्या होते हैं। अब कंडक्टर के बाद में अब मैं आपको सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है ये है रेजिस्टेंस। इसको समझाता हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए बेटा क्या होता है रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले दो फैक्टर होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरा आयन हो सकता है, ठीक है। तो आयन और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अगर इनके फ्लो में कोई कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दें, अगर इनके फ्लो में हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें, तो इनको फ्लो होने में दिक्कत आने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। तो देखिए रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बन गई अब, रेजिस्टेंस इज ए डिस्टर्बेंस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि फ्लो, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो डिस्टर्बेंस होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R, है ना। और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम, इसकी यूनिट ओम से शो करते हैं। R = E/I। E जो है
ये पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्टेज इसका वोल्ट इसका यूनिट होता है, आई एम्पियर। इसका एक यूनिट ये भी हो सकता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये कैसे आया? आर इज इक्वल टू होता है ई अपॉन आई। ओके, इक्वेशन नंबर हो गया ये एक। ई क्या है? वोल्ट, और वोल्ट जो होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज यानी क्यू। ठीक है, बिकॉज ऑफ, सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ई की जगह रख देंगे अपन डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू आई। इक्वेशन नंबर हो गया ये 2। इज दैट क्लियर? इक्वेशन नंबर हो गया ये 2। इज दैट क्लियर? अब बिकॉज ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डी कर देता हूँ इसको, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू इंटू आई। इक्वेशन नंबर 3। बिकॉज ऑफ एफ इज इक्वल टू होता है फोर्स यानी मास इंटू एक्सलरेशन, तो आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q into I. Equation number 4. And also know Q is equals to I into T. तो R is equals to M into A into D अपॉन I into T into I। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं अपन M A into डिस्प्लेसमेंट D अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। इज दैट क्लियर? अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं इन सब की यूनिट की। तो एम की यूनिट होती है, इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको 5। एम की यूनिट होती है किलोग्राम एम क्लास में, और इसको मीटर एक्सक्लेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डी की मीटर ऑलरेडी, और आई की एम्पियर स्क्वायर, टी की सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर और सेकंड क्यूब, ये यूनिट इसकी आ गई, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखी है ये वाली। बेटा अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कह दो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह दो, एक ही बात है। तो देखिए ये जो R है, अभी हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी लेंथ, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी थिकनेस। थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, थिकनेस जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर कंबाइन करके लिखो तो मैं ऐसे लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो रो कांस्टेंट लग जाता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। यहाँ पर रो जो है वो यही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना। तो अब देखिए L को हम 1 सेंटीमीटर मान लें, इफ़ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू रो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? द रेजिस्टिविटी ऑफ a electronic conductor is equal to the resistance. Resistivity of electronic conductor is equal to the resistance. कब? When the length of conductor is unit and cross section area is also a unit. अगर मान लीजिए लेंथ यूनिट हुई, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट हुआ, तो इसका रेजिस्टेंस ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। अगर हम इसी के लिए बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए अगर इसके अपन समझाना चाहें, ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए अगर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया जाए, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका जो रेजिस्टेंस ही आपके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस इनके बीच भी ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टिविटी
of electrolyte is equal to the resistance when the volume of electrolyte solution is a unit. तो अब हम लेते हैं सेकंड नंबर पे कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ओम जो आर रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल ही कंडक्टेंस कहलाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r, और इसकी यूनिट r जो है ओम है, तो इसका ओम इनवर्स हो जाएगा। तो इसको ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं या महो भी लिख सकते हैं, MHO, इसका उल्टा लिख दें। और इसको साइमन भी कहते हैं, इसका एक यूनिट साइमन भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की। तो जैसे इस पे अभी मैंने बताया था कि जिस तरह से रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, ठीक उसी प्रकार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को K से डिनोट करते हैं, K इज इक्वल्स टू 1/ρ। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना। अब देखिए इसको इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, इसका कैसे जो है इक्वेशन बनेगा। पहले जैसे मैंने अभी बात बताया था आपको कि R इज इक्वल्स टू होता है रो इंटू L/A, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे अपन। तो रेसिप्रोकल करने पर इन सबको उल्टा कर दीजिए, 1/r इज इक्वल्स टू 1/ρ A/L। तो 1/r जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ये तो हो जाएगा कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी। इसको अपन K से शो करेंगे, तब ये हो जाएगा, इसको G और इसको K लिखेंगे, तो G इज इक्वल्स टू K इंटू A/L। अब इसमें K निकालना है आपको, तो K इज इक्वल्स टू G और ये इधर आएंगे तो L/A। तो ये इस K जो है यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है, और इसकी यूनिट जो होती है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको साइमन लिखते हैं तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो लीजिए बेटा, आज अब हम चर्चा करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कुछ नहीं है कि जैसे कोई हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, तो अगर इसकी VmL सॉल्यूशन में, V क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर घुला हुआ हो, यानी इस सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, तब इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। और इसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इसको लैम्बडा इक्विवेलेंट EQ से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Kc जो है यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है इसकी, उसी सॉल्यूशन की, इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। इसकी यूनिट जो है वो है 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इसका रिलेशन जो है ना MKS और CGS में इस तरह से हो जाएगा, 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। इसके बाद हम लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तब तो ये ग्राम वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी। और अगर इस VmL सॉल्यूशन में, V क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का जो है अमाउंट वो 1 मोल होगा, तो फिर इसको मोलर तो इसकी कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। और इसको लैम्बडा M से शो करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, द कंडक्टेंस ऑफ द solution in which 1 mole of electrolyte is dissolved in V cubic centimeter of solution is called molar conductivity, and it is represented by lambda M is equals to Kc, वही specific conductivity, into 1000 अपॉन मोलरिटी। इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इनमें CGS और MKS इस तरह से इंटरलिंक है। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक साइंटिस्ट हुआ करते थे डेबाय हकल ऑसेंगर। डेबाय हकल ऑसेंगर जो है उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको डेबाय हकल ऑसेंगर इक्वेशन कहते हैं, और वो है लैम्बडा एम सी इज इक्वल टू लैम्बडा एम इन्फिनाइट माइनस लेमड़ा ए इंटू अंडर रूट सी। देखिए, इसको इस इक्वेशन को समझने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। इसे समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक मान लीजिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी लिया, एक कंटेनर है, इसमें मैंने वाटर लिया, ठीक है, और अब इसमें मैं कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करता हूँ। तो अभी जैसे ही मैं डिसॉल्व करूँगा ये पार्शियली डिसॉल्व होगा, 100% डिसॉल्व नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए 100% डिसॉल्व नहीं होगा। अभी इसकी कंसंट्रेशन C है तो 8% इस सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्बडा एम, उसको ऊपर C लगाकर हम डिनोट करेंगे। इसका मतलब हो गया कि मोलर कंडक्टिविटी 8 कंसंट्रेशन C है ना, जब इसका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हुआ। अब सेकंड कंडीशन, अब इसमें हम पानी ऐड करते जाएंगे। पानी ऐड करेंगे मतलब इसका डाइल्यूशन करते जाएंगे। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे इसका आयनाइजेशन इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा। तो हम जैसे जैसे पानी मिलाएंगे और आयनाइजेशन बढ़ेगा, और मिलाएंगे और बढ़ेगा, और मिलाएंगे और बढ़ेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब डाइल्यूशन इतना हो जाएगा कि इसके बाद इस एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन रुक जाएगा, जितना होना था उतना हो गया, अब डाइल्यूशन नहीं होगा, अब आयनाइजेशन नहीं होगा चाहे कितना ही पानी ऐड कर दें। वो कंडीशन कहलाती है इन्फिनाइट डाइल्यूशन। यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन वो डाइल्यूशन होता है कि जब जो उस डाइल्यूशन पे जो आयनाइजेशन है जो होना होता है कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बाद आयनाइजेशन नहीं होता। तो इस कंडीशन में इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको लैम्बडा एम इन्फिनाइट से भी शो कर सकते हैं या लैम्बडा एम 0 से भी शो कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, वापस मैं लेके चलता हूँ आपको इधर, कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसको समझाने के लिए डेबाय हकल ऑसेंगर ने एक इक्वेशन दी जो थी लैम्बडा एम सी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन माइनस A अंडर रूट C। अब देखिए ये चीज़ें क्या क्या है कि लेमड़ा एम सी तो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C है, ठीक है। और अब जैसे जैसे पानी मिलाएंगे हम तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो लेमड़ा एम नॉट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी इसके बाद फिर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, कितना डाइल्यूशन कर देंगे। ए कांस्टेंट है और C कंसंट्रेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अगर ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच, अंडर रूट C और लेम्बडा एम यानी कंडक्टिविटी के बीच में, यानी कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं एक, है ना, तो अलग अलग जैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग मिलेगा। जैसे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो है रूप में है KCl। तो KCl में देखिए कंसंट्रेशन यहाँ सबसे कम यानी डाइल्यूशन सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा डाइल्यूशन पे यहाँ इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो गया और ये लेम्बडा एम नॉट हो गया, यहाँ मैक्सिमम है। फिर जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे यानी कि डाइल्यूशन कम हो रहा है तो इसकी कंडक्टिविटी भी कम होती जा रही है। लेकिन इसकी जो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि देखिए स्टार्टिंग में जब कंसंट्रेशन बिल्कुल कम थी तब भी तब भी ज़्यादा ही थी इसकी मोलर कंडक्टिविटी। फिर जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो थोड़ा जो बचा कुछ और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो ऑलरेडी आयनाइज हो गया और ऑलरेडी आयनाइज हुआ था, तो स्टार्टिंग में ही इसकी जो कंडक्टिविटी थी वो ज़्यादा ही थी। जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन होने पे क्या होगा, आयंस जो है बिल्कुल पास में होंगे। तो जब पास में होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा जिससे फिर वो मूव नहीं कर पाएंगे, तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ये ग्राफ मिलेगा। इसमें भी सेम रूल तो वही लग रहा है, लेकिन रेशो वो नहीं है चेंज होने का। देखिए इसमें जब कंसंट्रेशन ज़्यादा थी यानी डाइल्यूशन कम था तो मोलर कंडक्टिविटी भी कम थी। फिर जैसे जैसे डाइल्यूशन यूँ बढ़ेगा इधर से इधर, क्योंकि कंसंट्रेशन यूँ बढ़ेगी तो डाइल्यूशन यूँ बढ़ेगा। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखिए एकदम से बढ़ती जा रही है कंडक्टिविटी, जो है एकदम से बढ़ रही है, जबकि इसमें एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही थी। और अब लास्ट में एक बार फिर से आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा डेबाई, हकल और सिंगर इक्वेशन की ओर, कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बेटा ये हमने पहले पानी मिलाया, इसके अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, तब इसका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH लिया, तब इसका आयनाइजेशन कम था, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका आयनाइजेशन बढ़ता जाएगा, और एक डाइल्यूशन ऐसा आएगा कि इसका आयनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे वाटर ऐड करेंगे, पहले आयनाइजेशन कम था तो सीधी सी बात है इसकी मोलर कंडक्टिविटी कम थी, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज होते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। वो कंडीशन कौन सी होगी? इन्फिनाइट डाइल्यूशन, है ना। तो कैसे होगी वो कंडीशन? इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगी नियर अबाउट ज़ीरो। कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाएगी तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में लैम्बडा एम सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्बडा एम इन्फिनाइट। अब हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी के नाम से ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ इस पूरे टॉपिक का, चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पे बहुत से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं। कोलराउस लॉ होता क्या है? कोलराउस एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने क्या बताया था, जैसे मान लीजिए, अब एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं, पहले आपको यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए NaCl है, ठीक है। NaCl अगर आयनाइज होगा तो Na+ और Cl- ये दो देगा आयन, ठीक है। अब अगर हम अपन डाइल्यूट करते जाएंगे तो एक कंडीशन आएगी इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इस NaCl की जो मोलर कंडक्टिविटी है इन दोनों आयनों की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी, यानी कि लैम्बडा एम इन्फिनेटिव NaCl जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? लैम्बडा इन्फिनेटिव Na+ और लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl-। ये है कोलराउस लॉ। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, किसी इलेक्ट्रोलाइट की इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जो आयंस है इनकी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी हो, इन दोनों के सम के इक्वल इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। जो कोलराउस लॉ है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लग सकता है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी लगता है और वीक के लिए भी लग सकता है। जैसे इधर NaCl गिव्स Na+ इन्फिनाइट प्लस Cl- इन्फिनाइट। CaCl2 में देखिए Ca का 2 चार्ज आ गया प्लस, लेकिन अब क्लोरीन के 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे, 2Cl- इन्फिनाइट। CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से हो जाएगा लैम्बडा इन्फिनेटिव Al2SO4 का अल्ट्रा। इस एल्यूमिनियम के 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, और SO4 के 3 आयन है तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एप्लीकेशंस कि कोलराउस लॉ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ कहाँ ये जो है इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। देखिए बेटा इसमें 5 एप्लीकेशंस है। इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इन पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहली है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और फिफ्थ है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखिए इनको एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हम लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ लैम्बडा एम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको, ना। सपोज बेटा मेरे को CH3
COOH के लिए इसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे लेमड़ा m कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको आयनाइज करते हैं, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसी तरह से होगा। अब इसके लिए अगर अपन उसका लॉ लगाते हैं, कोलराउस लॉ, तो लेमड़ा इन्फिनेटिव CH3COOH इज इक्वस टू लेमड़ा इन्फिनेटिव CH3CO नेगेटिव प्लस लेमड़ा इन्फिनेटिव H पॉजिटिव। ये हुई इक्वेशन नंबर आपकी 1, ठीक है। अब देखिए, हम कोलराउस के अकॉर्डिंग इन दोनों को टोटल करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो वो कंप्लीट आयनाइज होगा नहीं, और जब कंप्लीट आयनाइज नहीं होगा तो लेमड़ा CH3COOH इन्फिनेटिव, यानी ये कैसे कहाँ से लाएंगे आप, इससे तो मिलेगा नहीं। तो आप कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ढूंढिए जिनमें ये दोनों आपको मिल जाए, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो ही मिलेंगे। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ढूंढिए जिसमें ये हो और ये भी हो, और दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिले मतलब। तो सबसे पहले मैं H प्लस के लिए ढूंढता हूँ, तो हम HCl ले सकते हैं। HCl अगर आयनाइज होगा तो H प्लस और Cl नेगेटिव ये बनाएगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली आयनाइज होगा, इसलिए इसमें से आपको मिल सकता है लेमड़ा H प्लस प्लस लेमड़ा Cl माइनस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें से आपको लेमड़ा H प्लस मिल सकता है, लेमड़ा H प्लस मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, लेमड़ा CH3COO। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखिए जिसमें ये एसीटेट लेमड़ा CH3COO। तो मैं ले रहा हूँ एक सॉल्ट CH3COONA। इसको अपन अगर आयनाइज करेंगे तो CH3COO प्लस प्लस Na प्लस माइनस प्लस Na प्लस। तो इसके लिए लेमड़ा CH3COONA इज इक्वल्स टू लेमड़ा CH3COO माइनस प्लस लेमड़ा Na प्लस। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, आपको इसमें ये दो चीज़ें चाहिए, तो ये तो मिल गया आपको इसमें से, और ये मिल गया आपको इसमें से, ठीक है। लेकिन अब इसमें Cl एक्स्ट्रा बच गया, ये तो हमको इसमें से ले लिया, लेकिन ये फालतू बचा। इसमें हमको ये तो मिल गया लेकिन ये फालतू बचा, तो ये NaCl का और ले लो, NaCl। तो इसको आयनाइज करेंगे तो Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो लेमड़ा इन्फिनेटिव NaCl इज इक्वल्स टू लेमड़ा इन्फिनेटिव Na प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनेटिव Cl माइनस। इज दैट क्लियर? अब देखिए, हमको केवल ये चाहिए ना दोनों, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को प्लस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एडिंग बाय एडिंग इक्वेशन 2 and 3 and subtracting इक्वेशन 4, ठीक। लेमड़ा इन्फिनेटिव HCl प्लस लेमड़ा इन्फिनेटिव CH3COONA माइनस लेमड़ा इन्फिनेटिव NaCl। वैल्यूज़ पुट करेंगे इनकी, तो लेमड़ा इन्फिनेटिव H प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनेटिव Cl माइनस प्लस लेमड़ा इन्फिनेटिव CH3COO नेगेटिव प्लस लेमड़ा इन्फिनेटिव Na, और ये माइनस करेंगे तो लेमड़ा इन्फिनेटिव Na प्लस माइनस लेमड़ा इन्फिनेटिव Cl माइनस। तो देखिए, ये Cl से Cl कैंसिल और आपके Na से Na कैंसिल, तो बचा क्या, लेमड़ा HCl प्लस लेमड़ा इन्फिनेटिव CH3COONA माइनस लेमड़ा इन्फिनेटिव NaCl इज इक्वल्स टू लेमड़ा इन्फिनेटिव H प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनेटिव CH3COO नेगेटिव। यही तो बचा, जो कि लेमड़ा इन्फिनेटिव CH3COOH हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले तो हमको समझना है कि होता क्या है। तो देखिए, किसी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का जो रेशियो है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो द रेशियो बिटवीन लैम्बडा एम C and lambda m infinite is called degree of dissociation. तो alpha is equals to lambdas mc upon lambda m infinite. देखिए, इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of acetic acid if its lambda m not is equals to 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या है। तो गिवन में क्या है, देखिए, एक तो इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, यानी कि मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी कितना है, 0.001028 m। वैसे कैपिटल एम मोलैरिटी का होता है साइन। इसके लिए के की वैल्यू दे रखी है, के ही 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है आपके लैम्बडा एम इन्फिनेटिव। ठीक है, लैम्बडा एम CS3COOH वो है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपको लैम्बडा एम तो दे इन्फिनेटिव तो दे रखा है, आपको लैम्बडा सी चाहिए। तो हम जानते हैं बिकॉज ऑफ लैम्बडा सी CS3COOH, यानी सी कंसंट्रेशन पे, यानी इस कंसंट्रेशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला हमने, देखो ध्यान दीजिए, पहले मोलर कंडक्टिविटी में निकाला है, ये पढ़ा है हमने, K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। पुट द वैल्यू, तो लैम्बडा सी CS3COOH इज इक्वल्स टू 4.95, के की वैल्यू ये रही, इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी 0.001028। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्बडा सी CS3COOH अपॉन लैम्बडा इन्फिनेटिव CS3COOH। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो लैम्बडा सी तो ये रहा 48.15 अपॉन इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 390.5 हैं। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो आएगा 0.1233। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरे नंबर पे जो हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे वो है कि कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखिए, हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। ये तो हमने 11th में भी पढ़ा दे कि जब ये आयनाइज होगा CS3COOH तो CS3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं, ये 0 एट इनिशियल, और जब अल्फा मोल इसके बनते हैं तो इसमें डिडक्ट हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा, और कंसंट्रेशन C हो तो C से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इनके लिए K इज इक्वल्स टू इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो रख देंगे। तो K इज इक्वल्स टू इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और इसकी जगह ये, इसमें K की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका K जो है यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इस पर भी देखिए कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 m acetic acid is 48.15 Simon centimeter square per mole. Calculate the dissociation constant for the acetic acid if its lambda m is 390.5. तो देखिए, इसमें भी गिवन क्वांटिटीज़ क्या है, सबसे पहले हमको ये देखनी पड़ेगी। इसमें देखिए, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन का मतलब C 0.001028 मोल पर लीटर। ठीक है, दूसरी बात क्या दे रखी है, इसमें लैम्बडा C
CH3COOH दे रखा है 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और लेमडा इन्फिनेटिव CH3COOH भी दे रखा है जो कि 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इन सब की वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। तो K निकालना आपको, तो K इंटू 0.00128 इंटू और अल्फ़ा, पहले अल्फ़ा निकालेंगे इसके लिए, है ना। तो अल्फ़ा भी जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ध्यान रखिएगा। अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बिकॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये अपॉन ये लेमडा CH3COOH अपॉन लेमडा इन्फिनेटिव CH3COOH। तो ये हो जाएगा 48.15 अपॉन 390.5। ये आ जाएगा आपके 0.1233। तो यहाँ जाएगा 0.1233 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.233। ओके, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चौथा जो इसका एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट। स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं जो बहुत ही कम डिजोल्व होते हों, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम हो, जैसे AgCl है, बहुत कम डिजोल्व होता है, बेरियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है, इनके बल्कि PPT बन जाते हैं, ये कम सॉल्युबल है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से इनको स्पैरिंग सॉल्युबल साल्ट बोलते हैं। और इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वही कंसंट्रेशन होती है, मोलरिटी को रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि लेमडा m इज इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपन मोलरिटी है। तो ये मोलरिटी को ही इसकी सॉल्युबिलिटी मानते हैं। तो हम सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए इसको इधर ले लेंगे और इसको नीचे ले लेंगे। तो ये बन गया फॉर्मूला। तो लीजिए अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl 8288 Kelvin is found to be 1.3282 into 10⁻⁻6। यानी ये जो वैल्यू दे रखी है आपकी K की वैल्यू दे रखी है, K, ठीक है, K की वैल्यू आपके पास ही है। और ठीक है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी गिवन आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस 8 इन्फिनिट डाइल्यूशन। इनकी जो है लेमडा दे रखी है, ये Ag प्लस की और ये Cl माइनस की। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन। तो फॉर्मूला के लिए solubility is equals to K into 1000 upon lambda infinitive AgCl, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले तो AgCl लैम्डा इन्फिनेटिव AgCl निकालना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए कोलराउस लॉ लग जाएगा, Ag प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव Cl नेगेटिव, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। 61.9 प्लस 76.3, तो ये आ जाएगा आपके 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू 1.382 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000 अपॉन 138.2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 1.435 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये लो, अब बेटा हम पढ़ रहे हैं कोलराउस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन कि वाटर के लिए जो KW होता है वो 10⁻14 आता है, वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कैसे आएगा अभी हम पढ़ेंगे। वैसे तो 11th में हमने पढ़ा है ये, लेकिन इसकी कोलराउस लॉ के हेल्प से हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि H2O अगर आयनाइज होता है तो H प्लस और OH नेगेटिव ये करता है लूज। इस पे आयनिक कोलराउस लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो लैम्डा इन्फिनेटिव H2O लैम्डा इन्फिनेटिव
H प्लस लेमडा इन्फिनेटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, आपको सबसे पहले लेमडा इन्फिनेटिव H2 निकालने के लिए हम जानते हैं बिकॉज ऑफ 298 केल्विन टेम्परेचर पे, है ना, इन दोनों की वैल्यूज़ कांस्टेंट होती है और वो कितनी है, लेमडा इन्फिनेटिव H पॉजिटिव, ये तो आपकी हो जाएगी 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लेमडा इन्फिनेटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू हो जाएगी आपके 198.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये फिक्स है, ये लर्न करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट करके लेमडा इन्फिनेटिव H2 निकालेंगे। लेमडा इन्फिनेटिव H2O इज इक्वल टू 349.8 प्लस 198.3, इनको सॉल्व करेंगे आप तो 548.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये आपके आ गया अभी तक लेमडा इन्फिनेटिव H प्लस। अब आपको देखिए KW इज इक्वल टू होता है H प्लस इंटू OH नेगेटिव, ये तो आप जानते हैं। तो KW निकालने के लिए आपको H प्लस भी चाहिए और OH नेगेटिव भी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि H प्लस या OH नेगेटिव दोनों सेम ही आते हैं, है ना, और इन दोनों की को निकालने का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन लेमडा इन्फिनेटिव H2O, वही सोलबिलिटी वाला फॉर्मूला इससे पहले जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो इन दोनों में हम K की वैल्यू जो है यहाँ पर ये भी फिक्स है कि वाटर के लिए K की वैल्यू होती है 5.54 इंटू 10 टू पावर -8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 5.54 इंटू 1000 अपॉन आपके हो जाएगा 548.3, ये लेमडा H2O की वैल्यू, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो नियर अबाउट 1.01 इंटू 10 टू पावर -7 आएगा। तब इन दोनों की वैल्यू KW वाले इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 1.01 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 1.01 इंटू 10 टू पावर -7, जो दोनों को सॉल्व करेंगे तो लगभग 10 टू पावर -14 आ जाएगा, और यही आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। ठीक है, अगले वीडियो में हम कोलराउस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। थैंक यू।